अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन है। मैं बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरी 3.5 ईयर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो बिग 4 फर्म्स EY से हैं। उसके बाद मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि डॉन फ्रोज़न फूड, डेली, JW ग्रुप और कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी 2 हैं, मैट्रिक्स मैनेजमेंट और DCC डेवलपर में एज अ मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सर्व करता रहा। मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई है जिसका नाम है GH प्राइम कंसल्टेंट्स और उसमें मैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी सर्विसेज देता हूँ। मेरा ऑफिस DHA फेज़ 8 में है। उसके साथ में मुख्तलिफ अखबारात में अपने फील्ड से रिलेटेड लिखता रहता हूँ, टैक्सेशन से रिलेटेड और कुछ माशरती बुराइयों को उजागर करता हूँ। बाकी कुछ सेमिनार्स में भी डेफिनेटली आप अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए टैक्सेशन लॉज के मतलब कंपनी लॉज के मतलब मैं आपको देखने को मिलता हूँ। कुछ चैनल्स में भी मैं आपको नज़र आता हूँ। इस वीडियो में हमें जो अक्सर सवालात पूछे जाते हैं उनको मैं उजागर करूंगा ताकि जो क्लाइंट्स बार बार पूछते हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अब वो सवालात क्या हैं? फाइलर, नॉन फाइलर, इसके जो बेसिक टॉपिक होंगे उसमें फाइलर, नॉन फाइलर और जो आप इनकम टैक्स रिटर्न रिसेंटली जो जुलाई से शुरू हो जाएगी उसको जब आपने फाइल करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आपने किन किन चीज़ों को की वजाहत आपको उसमें देना होती है। और उसके बाद डेफिनेटली हम कवर करेंगे कि आप जो फाइलर होते हैं उसके फ़ायदे आपको क्या हैं, उसके एडवांटेज आपको क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइलर, नॉन फाइलर और नॉन फाइलर में एक कैटेगरी आती है इनएक्टिव। इसमें क्या फ़र्क है? जब आप FPR पोर्टल पे अपने आपको रजिस्टर करते हैं तो डेफिनेटली आप फाइलर की कैटेगरी में आ जाते हैं और उसके बाद आपको टाइमली हर साल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना होती है। रिसेंटली एक और इन्होंने टैब मुतारफ़ कराया है लेट फाइलर का, तो उसको भी मैं उसकी वजाहत करूँगा कि वो क्या है। वो रिसेंटली पिछले साल इन्होंने मुतारफ़ कराया है और उसके रेट्स भी डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले फाइलर ये है कि जब आप अपने आप को FPR पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं और उसकी जो पिछले साल की रिटर्न है वो आप सबमिट कर देते हैं तो आप फाइलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। नॉन फाइलर ये है कि आप FPR के पोर्टल में रजिस्टर ही नहीं है। जब आप NTN वेरीफाई करते हैं तो उसमें वो नो रिकॉर्ड का ऑप्शन दे देता है, मतलब आप रजिस्टर ही नहीं है। अब फाइलर में कैटेगरी आ जाती है इनएक्टिव की। अगर आप टाइमली, जिस तरह पिछले साल 31 अगस्त तक डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न की सबमिट कराने की, अगर आप टाइमली उसको आपने सबमिट नहीं कराया और टाइम के बाद आपने सबमिट कराया है तो फिर डेफिनेटली आप इनएक्टिव मार्च, जिस तरह जून 2024 में उन्होंने नॉर्मली ये मार्च अगले साल का जो मार्च होता है जैसा मार्च 2025 उसमें वो इनएक्टिव शो हो जाते हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने नवंबर दिसंबर में ही इनएक्टिव कर दिया था। अब इनएक्टिव को आप एक्टिव कैसे कराते हैं? डेफिनेटली एक सरचार्ज होता है। सरचार्ज ये होता है कि आप अगर इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी पिछले साल की रिटर्न, जिस तरह अब आप 2024 की रिटर्न सबमिट करेंगे, उसके साथ साथ आप 1000 रुपये का सरचार्ज फॉर इडियट, एक जुर्माना होता है, जिस तरह जुर्माना लग जाता है, वो आप जमा करवाएंगे तो आप एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह AOT के केस में 10,000 होता है, कंपनीज के केस में 20,000 होता है। ये जुर्माना आपको जमा करवाना पड़ता है, फिर आप हर लिहाज से पोर्टल पे एक्टिव होते हैं और आपको जो चार्जेस लगते हैं वो एज अ फाइलर के लगते हैं। अगर आप इनएक्टिव हैं तो आप यही सोच लें कि आप नॉन फाइलर हैं, क्योंकि आपको चार्जेस नॉन फाइलर के लग रहे हैं। उसके साथ जो लेट फाइलर की टैब है, लेट फाइलर के टैब में बेसिकली अगर आपने टाइमली, मतलब कि जुलाई, अब जिस तरह जुलाई से रिटर्न जाएंगी तो वो 31 अगस्त तक उसकी 30 अगस्त एंड तक उसकी डेट होगी, उसमें आप रिटर्न अपनी सबमिट नहीं करते और उसके बाद आप डेफिनेटली कर भी देते हैं और सरचार्ज भी पे कर देते हैं तो आपके साथ आ जाता है लेट फाइलर।
तो लेट फाइलर में डेफिनेटली उनके चार्जेस, उनके जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग हैं। जिस तरह आगे मैं टैक्स रेट्स का भी आपको बयान करूंगा कि लेट फाइलर और फाइलर के रेट में कितना डिफरेंस है। अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जो लेट फाइलर है वो जब चेक करते हैं लेट फाइलर का उनके साथ टैग लग जाता है तो वो कब ख़त्म होगा। अगर आप ये जून 2025 की रिटर्न टाइमली सबमिट करेंगे उसके बाद भी आप श्योर लेट फाइलर ही होंगे जब तक ATL की जो लिस्ट है वो अपडेट ना हो। नॉर्मली ये अपडेट होती है मार्च में हर साल। जिस तरह ये जून 2025 की जो रिटर्न है इसकी ATL की जो आपकी लिस्ट है वो अपडेट होगी मार्च 2026 में। उससे पहले आप टाइमली भी उसको सबमिट कर देंगे तो उसके आपके साथ जो लेट फाइलर का ही टैग लगा होगा और डेफिनेटली आपको जो टैक्स रेट हैं वो भी लेट फाइलर के ही पड़ेंगे। इसलिए टाइमली उसको आप ज़रूर सबमिट करें क्योंकि इसके एडवांटेज है और आने वाले दौर में अब इस बजट में डेफिनेटली इसको लेट फाइलर पे उन्होंने लेट फाइलर पे भी और नॉन फाइलर पे भी काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगाने का सोचा है। अब जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके जब आप फाइलर बनते हैं, जब आप फाइलर होते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कोई भी शख्स जब खुद को FBR पोर्टल में रजिस्टर कराता है या फाइलर बनता है उसके लिए आपको बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। नंबर 1 आपका ID कार्ड। ID कार्ड आपका दोनों साइड डेफिनेटली आप अगर कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो आप दोनों साइड स्कैन करके उसको भेज दें। उससे वो आपका नाम की स्पेलिंग वगैरह और साथ में आपका एड्रेस वगैरह चेक कर लेगा। और पहली चीज़ चाहिए होती है ID कार्ड। दूसरे नंबर पे चाहिए होता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर। और तीसरे नंबर पे चाहिए होता है आपका ईमेल एड्रेस। इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस है उसमें कोई और शख्स उसी ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने आप को रजिस्टर उसने ना करवाया है FBR पोर्टल पे। एक ईमेल एड्रेस या एक नंबर पे एक ही शख्स FBR में रजिस्टर हो सकता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेफिनेटली उसका हम आंसर करते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, या अगर आप खुद भी फाइल कर रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नॉर्मली ज़रूरत होती है। हर शख्स जो फाइलर है, जो रजिस्टर है FBR पोर्टल में, उसके लिए ज़रूरी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अंडर सेक्शन 114 के हर साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें। अब इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये चाहिए होता है, सबसे पहले तो आपकी इनकम एस्टीमेट होनी चाहिए कि आपकी साल के दौरान जुलाई, इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि टैक्स ईयर जुलाई से जून तक होता है। जिस तरह नॉर्मली हम जनवरी से दिसंबर तक करते हैं तो टैक्स ईयर जुलाई से जून तक होता है। तो जुलाई से जून तक आपकी इनकम कितनी है, अब उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसको हम एस्टीमेट करते हैं। उसको हम एस्टीमेट करते हैं आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दें। अब बैंक स्टेटमेंट में मैं वर्किंग करता हूँ कि उसके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, ठीक है, वो उसकी डेफिनेटली इनकम हो जाएगी। अगर इंडिविजुअल है, अगर कंपनी है, AOP है, तो वो डेफिनेटली उसकी सेल होगी। इंडिविजुअल की भी सोल प्रोप्राइटर की सेल हो सकती है, तो वो डेफिनेटली इनकम, सबसे पहली चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे हम उसको एस्टिमेट कर सकें कि आपकी जो इनकम है साल में आपने कितनी अर्न की है। दूसरे नंबर पे आप नॉर्मली मेरे जो क्लाइंट है वो मुझे कहते हैं कि आप एक्सपेंसेस खुद ही डाल दीजिएगा, तो मजबूरन डालने भी पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने कंसल्टेंट को एक्सपेंसेस हेड वाइज दें। लाइक आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ उसको बताएं कि मेरा, अगर आप एक्चुअल फिगर नहीं दे सकते तो आप 19-20 का फ़र्क हो नॉर्मली वो दे दें कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी के बिल साल के दौरान इतने आए हैं और उसके साथ साथ मेरे गैस के बिल इतने हैं और उसके साथ साथ मेरी ट्रैवलिंग पे इतना ख़र्चा हुआ है, मेरे बच्चों की फ़ीस पे, या मेरी अपनी जो मैं कोई कोर्सेज़ वगैरह कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी फ़ीस पे ये खर्चे आए हैं, मेरे घरेलू जो अखराजात हैं वो ये हैं, मेरे जो पेट्रोल एंड ऑयल है उसके ये हैं, मेरी गाड़ी के ये हैं। तो नंबर 1 आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। नंबर 2 आपको अपने एक्सपेंसेस की डिटेल देनी होती है, जिस तरह मैंने हेड वाइज आपको
एक्सप्लेन किया कि ये आप अपने अपने कंसल्टेंट को दे देते हैं। तो ये बात गलत है कि कुछ क्लाइंट हमें कहते हैं कि आप खुद ही इसको देख लें, बिजली का बिल इतना डाल दें, इतना डाल दें, इतना डाल दें, तो हम डाल देते हैं, लेकिन इसका बाद में आपको नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आपको जो FBI की तरफ से नोटिस आ जाता है, 161 का नोटिस आ जाता है या कोई और नोटिस आ जाता है, तो उसको डेफिनेटली जो आपने एक्सपेंसेस शो किए हैं आपको FBR को उसकी सपोर्टिंग देनी होती है। नोटिस से मुझे एक बात याद आई कि आपको जो AC है, DC है, जो FBR नोटिस करता है 5 साल तक कर सकता है। पिछले 5 साल तक वो आपको नोटिस भेज सकता है, तो 5 साल से पीछे वो नहीं जाता। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हों, अगर उनको पता चले 5 साल के बाद कि इस बंदे के अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे आए हैं या इस बंदे का ये मसला है, कोई पता चले, तो फिर कोई 1% केसेस होते हैं कि 5 साल से पीछे भी जा सकता है। तो 5 साल तक ये भी नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपना पिछला रिकॉर्ड जो है, कंपनीज पूछती हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास काफ़ी फाइल्स हो गई हैं, तो हम कितनी देर तक उसको सेव रखें। आप नॉर्मली 5 साल तक उसको सेव रखें। 5 साल से पिछला रिकॉर्ड आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप कंपनीज को खासकर जगह का मसला होता है। तो 5 साल तक आप उसको अपनी सारी सपोर्टिंग को रखें, क्योंकि आपको FBR को देनी पड़ सकती हैं। अगर आपको कोई नोटिस आए, जिस तरह आप काफ़ी नोटिस आ रहे हैं, तो आपको वो सपोर्टिंग FBR को देनी पड़ सकती है। तो दूसरे नंबर पे आपको अपने पहली बैंक स्टेटमेंट, सेकेंडली आपको देना होता है अपने एक्सपेंसेस की डिटेल, थर्ड नंबर पे आपको बताना होता है अपने एसेट की डिटेल। एसेट्स में क्या हो सकता है? एसेट्स में आपकी व्हीकल हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। गाड़ी के साथ साथ एसेट में आपका डेफिनेटली ये मोबाइल जो है, मोबाइल भी एसेट में ही आता है। आपको बताना पड़ता है कि मोबाइल की मालियत क्या है। गाड़ी के साथ साथ आपके नाम ज़मीन हो सकती है, तो वो आपको ये सारा कुछ शो करना होता है उसमें, पोर्टल में, ताकि कल को आपको कोई मसला ना बने। इसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता जाऊं कि बाज़ लोग डरते हैं कि हमें टैक्स पड़ जाएगा अगर हम रजिस्टर नहीं होंगे। हालांकि वो जब रजिस्टर नहीं है तो जितना टैक्स नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, रजिस्टर ना होने की वजह से वो ज़्यादा जगह पे अपना टैक्स कटवा रहे होते हैं। लेकिन वो सोच में कि हम ख़ुद को रजिस्टर करेंगे तो टैक्स पड़ेगा, ये गलत एक उनका आइडिया है, या वो गलत तरफ है उनका एक ज़हन बना हुआ है। तो नॉर्मली अब टैक्स स्लैब रेट की बात करें तो जो एक सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन डेफिनेटली उसकी सैलरी पूरे साल की, एक महीने की नहीं, पूरे साल की 6 लाख से एक्सीड करती है, तो मुख्तलिफ स्लैब रेट हैं सैलरी के। उस स्लैब रेट के मुताबिक उसको टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। नॉर्मली ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट कंपनी है, वो सैलरी टैक्स कटने के बाद ही आती है। इसमें एक और चीज़ याद रखें कि अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो वो जो गवर्नमेंट आपका टैक्स काट रही है, या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई भी कंपनी टैक्स काट रही है, वो आपका ज़्यादा कट रहा है। तो इसलिए ये ख़ुद को रजिस्टर ज़रूर करवाएं, और डेफिनेटली ये आपका लीगली एक आपका फ़र्ज़ भी है। उसके बाद बिज़नेस, अगर आपकी इनकम है, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें जो स्लैब रेट है, सैलरी में 6 लाख रुपए पूरे साल का, 6 लाख से बढ़ेगी तो आपका टैक्स देना होगा, और अगर 6 लाख से कम है तो फिर आप उस स्लैब में फॉल नहीं करते, फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए बिज़नेस इनकम में ये 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख से आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप मुख्तलिफ स्लैब रेट हैं, उसके मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ता है, आपके जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करके, जिसमें आपने अपनी इनकम शो की है, आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस, उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगता है। और उसके बाद अगर आप रेंटल इनकम आ रही है आपकी कोई फ्लैट है या कोई घर शर आपने रेंट पे दी है, तो उसका 3 लाख से अगर आप बढ़ेगा उसका रेंट पूरे साल का, एक महीने का नहीं। फिर मैं आपको कहता हूँ कि जो मैं स्लैब रेट बता रहा हूँ ये पूरे साल के बता रहा हूँ, एक महीने के आपको नहीं बता रहा। तो ये 3 कैटेगरी हैं, इसके मुताबिक आपको टैक्स जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को डिडक्ट करती है या उसको देना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो फाइलर होते हैं उसके बेनिफिट क्या हैं। उसके बेशुमार बेनिफिट हैं, ठीक है, एक वीडियो में वो कवर नहीं हो सकते सब, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। कि सबसे पहले ये कि अब जो बजट आ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है, बल्कि ये श्योर है कि इसमें जो लेट फाइलर या नॉन फाइलर है उसके गिर्द शिकंजा गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ा कर दिया है। अब नॉर्मली पहले भी ये होता था कि अगर आपको बाहर जाना है तो वीज़ा वाले जो वीज़ा प्रोसेस करते हैं वो डेफिनेटली वीज़े के साथ आपको पिछले 3 सालों की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा उनको देना होती है, उसका वो PDF फॉर्म उनको प्रोवाइड करना होता है।
तो ये एक ज़रूरी चीज़ है वीज़े के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली फाइलर होंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न निकलेगी, उनको देंगे ना। मतलब कि एक नॉन फाइलर बाहर नहीं जा सकता। बल्कि अब तो सुनने में आया कि ये जो वैसे इंटरसिटी आप ये जहाज़ के ज़रिए, आप एरोप्लेन के ज़रिए लाहौर से कराची बाय एयर जाते हैं या लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, तो उसके लिए भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे हैं। उसके साथ साथ जो अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, जो ये व्हीकल या लैंड की सेल परचेज़ है वो नॉन फाइलर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईएमएफ का पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर है। और डेफिनेटली इन्होंने इनको ये सोच भी रहे थे, और इन कुछ आईएमएफ के प्रेशर की वजह से, क्योंकि हम खटपतली हैं, आईएमएफ जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है, खुद भी वो सोच रहे थे, तो इस पर जो नॉन फाइलर है वो गाड़ियों की सेल परचेज़ नहीं कर सकेगा। तो उसके साथ साथ डेफिनेटली बैंक विड्रॉल, जो बैंक से आप पैसे निकलवाते हैं, वो अगर 50,000 से बढ़ती है उसकी अमाउंट, तो वो जो नॉन फाइलर है उसके अंदर से जब वो पैसे विड्रा कराता है तो टैक्स तकरीबन टैक्स जो है वो उसके अंदर 0.06% कट रहा होता है। अगर आप फाइलर हैं तो फिर वो आपका नहीं कटेगा। नॉर्मली हम उसको कहते हैं कि ये बैंक चार्जेस हैं, लाइक एटीएम के चार्जेस है, हालांकि वो टैक्स भी कट रहा होता है। अगर आप फाइलर हैं तो आप देखते हैं कि उसमें डेफिनेटली आपको सेविंग होती है उस टैक्स में, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं, टैक्स वहाँ भी आपका कट रहा होता है। और उसके साथ साथ आप लेट फाइलर का मैंने जिक्र किया, जो टाइमली अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते। अब मैं एक स्लैब रेट आपको बताता हूँ कि जिस तरह कोई प्रॉपर्टी, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी सेल या परचेज़ करते हैं, तो वो अंडर सेक्शन 236C 236K ये उसको डील करता है। 236C जो है वो डेफिनेटली डील करता है सेल को, और 236K जो है वो डील करता है परचेज़ को। तो अगर आप स्लैब रेट भी नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहे हैं, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स आपका कटेगा। टोटल अमाउंट है प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है, उसका 3% कटेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 12% कटेगा। और उसके साथ साथ अगर आप लेट फाइलर हैं, लेट फाइलर, फिर मैं आपको कहता हूँ लेट फाइलर का मतलब है कि आपने अपनी रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं की तो वो 6% कटेगा। लेट फाइलर 6%, फाइलर 3%, और जो नॉन फाइलर है वो 12%। अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ डेफिनेटली गाड़ियों का अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों का टैक्स जो फाइलर के लिए वो नॉन फाइलर की निस्बत 3 गुना कम है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि 1000 सीसी गाड़ी जो है उसका फाइलर के लिए 1% है टोटल वैल्यू का, और जो नॉन फाइलर है उसका 3% हो जाता है। सिमिलरली आपकी 1600 सीसी गाड़ी है तो फाइलर के लिए 2%, नॉन फाइलर 6% हो जाता है। और वो 3000 सीसी से जो 3000 से ज़्यादा गाड़ी है, 3000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी है, उसका फाइलर के लिए 12%, और नॉन फाइलर के लिए वो 36% हो जाता है। तो आप इसको अगर आप देखेंगे नीचे आपको इसका टेबल भी नज़र आ रहा होगा, फाइलर की निस्बत नॉन फाइलर 3 गुना ज़्यादा टैक्स गाड़ियों की सेल परचेज पे भी दे रहा होता है, लैंड की सेल परचेज पे तो कई गुना ज़्यादा दे रहा होता है, बैंक विड्रॉल कराता है तो उस पर भी डेफिनेटली उसके चार्जेस कट रहे होते हैं। और अभी रिसेंटली वो बाहर का सफ़र भी नहीं कर सकेगा, और उसके साथ साथ डेफिनेटली वो जो है वो अपनी वीज़ा, अगर वीज़ा प्रोसेस में बाहर का सफ़र तो डेफिनेटली उसके लिए बैन है। और बाकी भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने को जा रही है। अच्छा, मैं एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरे पास एक्सपर्ट की टीम है, इसमें ACCA भी हैं, CA भी हैं, MBA भी, लाइक जो टैक्सेशन को समझते हैं, ऑडिट की भी हम सर्विसेज देते हैं। हमारा ऑफिस DHA फ़ेज़ 8 लाहौर में है, और उसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि हम इस्लामाबाद और कराची में भी अपने ऑफिस का आगाज़ करें। और मैं एक यूट्यूब चैनल GH, उसका नीचे लिंक भी दिया होगा, GH टैक्स कंसल्टेंट एंड मोटिवेशन के नाम से चला रहा हूँ। उसको भी आप लाइक करें, फॉलो करें। उसमें हम डेफिनेटली मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस टैक्सेशन से मुतल्लक भी, और भी मैं कुछ ईद के बाद डेफिनेटली कुछ अपने DCs जो हैं, डिप्टी कमिश्नर या AC असिस्टेंट कमिश्नर जो टैक्स से रिलेटेड हैं, उनके इंटरव्यूज़ करूँगा। कुछ जो सियासतदान हैं, MNAs, वज़ीर, उनके इंटरव्यूज़ करूँगा। और उसके साथ साथ मैं जो है वो कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ करूँगा, वो भी वहाँ पे लगाऊँगा। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
और इसमें अप टू डेट टेक्स्ट से भी रहें। और साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे नंबर आप मेरा दिया गया है, तो मेरी टीम आपको जवाब देगी। कोई भी टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई और जो हम आने वाले वक्त में ये पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ACDC के इंटरव्यू करेंगे, उनसे मतलब कोई आपको शिकायत हैं, कोई आपके क्वेश्चन है, तो वो भी आप डेफिनेटली इसमें पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट में आप उसका जिक्र कर सकते हैं, ताकि हम उन लोगों के इंटरव्यू करें तो उनसे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज है, उसका भी नीचे हिंट दिया होगा, वो GH प्राइम कंसल्टेंट, जो कि मेरी एक फर्म का नाम है, उसके नाम से है। उसको भी आप ज़रूर उसको लाइक करें, ताकि उसमें भी हम मुख्तलिफ रेट्स, ये जो बजट आ रहा है जो 10 जून को ईद के बाद होगा, डेफिनेटली बजट आएगा, पहले आया था ईद की वजह से 10 जून को आएगा, उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे और उसको भी मैं ब्रीफ करूंगा कि उसमें रेट, ये जो मैंने रेट बताए हैं अभी या बताऊंगा, इसमें बजट में 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है, तो उसमें भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को उससे अपडेट करूंगा।